वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल का हो या स्टेट का, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला न्यूज़ आप लोग को दिया गया शारदा पीठ के बारे में, कॉरिडोर के बारे में। यह सरकार के द्वारा शुरू किया गया कॉरिडोर है। देखिए, इसमें हुआ क्या है कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण स्थिति टिटवाल में माता शारदा की पुनर्निर्मित मंदिर है, जिस पर है ना पुनर्निर्मित करते हुए श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। यहाँ धार्मिक स्थान से ज़्यादा आपको कुछ कुछ चीज़ों को कवर करना है, जैसे किशनगंज गंगा नदी पर यह है। तो आपको ये पीटी फैक्ट के तौर पर ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो आप लोग इसको कवर करना है। जैसे स्टेट लेवल का आपको बीपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, एमपी में पूछा जा सकता है, आरएस राजस्थान में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करना है। जैसे किशन गंगा नदी क्या कहाँ से निर्मित होती है, किशन गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, ये किन नदी में मिलती है, तो ये सब संबंधित चीज़ों को, तथ्यों को जानकारी रखनी है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये लोग आप लोग भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर आराम से सर्च करते हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है कि मैं किस फॉर्मेट पर, आप लोग सर्च करना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों को है ना, सामने वाले पर डिपेंड मत रहिए। जैसे किशन गंगा नदी है, या तो सरकार का करतारपुर कॉरिडोर पहले भी चर्चा किया जा चुका है, तो आप ये सब सर्च कर सकते हैं आराम से। जो मुश्किल होगा, जिसको समझने समझाने में मुश्किल है, तथ्यों पर बात की जाती है, कुछ सिद्धांतों की बात की जाती है, कुछ डायलेमा होते हैं किसी टॉपिक पर, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चलिए, शारदा पीठ के संदर्भ में कॉरिडोर की बात करती है, तो चलिए क्वेश्चन पहले इसको टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। सरकार द्वारा बहुत से कॉरिडोर है ना, धार्मिक कॉरिडोर शुरू किया गया है ना। तो वो कौन कौन से कॉरिडोर हैं, उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर लिखिएगा। युक्ति आईएएस वाले के स्टूडेंट जो होंगे युक्ति आईएएस के चैनल पर, और जो विजडम एजुकेशन के स्टूडेंट होंगे विजडम एजुकेशन के चैनल पर कीजिएगा। ताकि देखिए, होता क्या है कि मैं हमेशा इस फॉर्मेट पर बल देता हूँ कि आप लोग डिपेंड होने से ज़्यादा बेहतर है किसी भी टॉपिक पर इंटरनल डेवलपमेंट कवर कर लीजिए, तो आप अधिक से अधिक प्रश्न दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सभी लोग आंसर देंगे। तो चलिए, देश सरकार के सांस्कृतिक महत्व को 123 स्थान को चिन्हित किया गया, यह याद रखिएगा आंकड़ा। उसके बाद कई मंदिरों, सूफी स्थानों पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये आप लोग याद रखिएगा, सॉरी, गुलाम जो जम्मू कश्मीर का मुजफ्फराबाद है कि निवल वैली में भी स्थित है। इससे संबंधित माता शारदा के संदर्भ मूल मंदिर जो है वहाँ स्थित है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आपको देखिए कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसकी जानकारी रखनी है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, शारदा मंदिर जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रख जाता है आपके हिस्टोरिकल पार्ट से। जैसे 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर है, 227 ईसा पूर्व में इसका निर्मित स्थापना किया गया। सम्राट अशोक का नाम इनमें आता है, तो अशोक सम्राट अशोक के संबंध में जानकारी आपको होनी चाहिए, और यह हिस्ट्री के सेशन में क्लास में लिया भी जा चुका है। साथ ही एमसीक्यू जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चलाया जाता है युक्ति है इस पर, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार विजिट करके देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न को आप लोग को आंसर देना है, उससे रिलेटेड बहुत सी बातें की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल दैनिक जागरण के पढ़ लेने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के पढ़ लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों को जब तक आप एक साथ मर्ज करके आप आउटपुट नहीं निकालिएगा ना, तब तक सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसी में देखिए बात की गई, इतिहास का दावा है, यह बौद्ध विहार की स्थापना कराया था शारदा पीठ में। अशोक के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। सम्राट ललितादित्य के द्वारा भी शारदा पीठ में मंदिर का निर्माण कराया जाने का अधिकांश इतिहासकार इसकी पुष्टि करते हैं, एकमत राय देते हैं। तो ये सब जानकारी आपको प्राचीन काल के जो है, शारदा पीठ प्राचीन काल में ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा था। शारदा विश्वविद्यालय भी यहाँ करीब 5000 वर्ष पहले 5000 विद्वानों के द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जाती थी। तो आप ध्यान यह रखिएगा, कश्मीरी भाषा के मूल लिपि शारदा ही है। तो देखिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है आपको ऐतिहासिक संदर्भ में, समसामयिक संदर्भ में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जानकारियाँ स्टेट लेवल पर नहीं चाहिए। और यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न आपको कला एवं संस्कृति में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको इस संदर्भ से चीज़ों को कवर करना है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे
लंदन के उच्चायोग में बाहर फिर प्रदर्शन शुरू हुआ आपको खालिस्तान समर्थकों के द्वारा। आपको यह न्यूज़ है ना स्पेशली आपको तैयार करके रखनी चाहिए खालिस्तान के मुद्दे पर। मैंने कल भी आपको लिंक शेयर किया होगा, उसमें खालिस्तान का मुद्दा कब कवर किया गया था, किस तरीके से चीज़ों को खालिस्तान का मामला देखा जाता है। तो आपको एक शॉर्ट नोट जरूर तैयार करके रखना चाहिए इस टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट नोट बना चुके होंगे। तो अपना PDF है ना आप शेयर कीजिएगा। कहाँ शेयर करना आप लोग सभी को पता है। युक्ति IAS का एक चैनल बना हुआ है, युक्ति IAS का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसका एक ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पेड ग्रुप बना हुआ है। आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर PDF, ताकि मेरे जो टीम के लोग हैं आपको है ना रिवाइज कर सके आपके आंसर को, और उसमें जो भी एरर होगा उसको सुधार करवा सके। तो आप लोग क्या करना, खालिस्तान के मुद्दे पर जो क्लास ली गई है उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला समेत 50 को मिला पद्म सम्मान। हालांकि 26 जनवरी को इसकी घोषणा हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा उस दिन से लेकर अभी तक जो पुरस्कार जो दिया जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर दिया जाता है। तो हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे पद्म पुरस्कार के बारे में उस दिन भी मैंने डिकोड सीरीज में आप लोगों को कवर किया हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा, जाके डिकोड सीरीज देख सकते हैं युक्ति IAS पर। तो देखिए यहाँ पर 25 जनवरी 2023 में राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 25 जनवरी को, यानी जब 26 जनवरी मनाया जाता है उससे एक दिन पहले इसकी घोषणा की जाती है। तो देश के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा, जिसे पद्म पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। इस प्रकार से आपको कुल 106 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो अब ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार पाने वाले 19 महिलाएं सूची में शामिल थी। तो ये लिस्ट आपको याद रखना चाहिए 19, और खासकर अपने अपने स्टेट, जैसे कोई यूपी का स्टूडेंट होगा तो यूपी में किनको दिया गया है उनका जानकारी होनी चाहिए। बिहार वाले लोग बिहार का जानेंगे, झारखंड वाले लोग झारखंड का आपको याद रखना है। हर स्टेट के लोग स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं अपने स्टेट का जरूर याद रखेंगे। अगर इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आपसे रिलेटेड चीज़ों को पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट PCS के एग्जाम में आपसे रिलेटेड चीज़ों को पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से आपको प्रश्न है। विदेशियों NRI PO और OCD जो श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले श्रेणी इसमें शामिल है। तो अर्थात विदेशियों या NRI जो हम श्रेणी दे सकते हैं उसमें 2 व्यक्तियों को मिला है, और 7 व्यक्ति है जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। 7 ऐसे लोग हैं जो जिनका देहांत हो चुका है, अर्थात मरणोपरांत उसे पुरस्कार दिया गया। तो अलग अलग श्रेणियां हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसे। और यहाँ से प्रश्न बार बार स्टेट PCS के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की श्रेणी में आता है। इससे ऊपर आपको भारत रत्न पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार जिसे बोलते हैं। उसके बाद देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में यह आता है। तो ध्यान रखिएगा यह 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री सॉरी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब पुरस्कार की घोषणा की जाती है और समय अंतराल के बाद इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जाके देखिएगा एक बार, उसमें कुछ खास बातें की गई है। आपको कुछ ऐसे क्षण देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर गणतंत्र का अर्थ आपको समझ में आएगा। कुछ सिद्धि महिलाएं हैं जिनको पुरस्कार मिला था, वो है ना राष्ट्रपति से कैसे मिली हैं। कुछ प्रौढ़ पुरुष हैं जिनको पुरस्कार यह मिला है, जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं, वो कैसे उनको दिया गया है पुरस्कार, वो कैसे शैक्षणिकपन गणतंत्र के पूरा करते हैं, उसको समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। जो क्षेत्र में असाधारण या विशिष्ट सेवा करेगा उसके लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाएं देगा उसके लिए पद्म भूषण, और किसी क्षेत्र की विशिष्ट सेवाओं के लिए जो दिया जाएगा पद्मश्री दिया जाएगा। ये 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के आधार पर ही पुरस्कार दिया जाए। ऐसा नहीं किसी को पद्म विभूषण दे दिया जाएगा। क्राइटेरिया बना हुआ है कि असाधारण और विशिष्ट सेवा दिया जाएगा। आप देखते होंगे जिनको पद्म विभूषण दिया जाता है उनके कार्य और गतिविधि को देखिएगा, अपने जीवन काल में वो क्या कार्य किए, कुछ असाधारण रूप से कार्य किए होंगे, जो समान लोगों से अलग हटकर वो काम किए होंगे। बहुत से लोग उससे मोटिवेट हुए होंगे। तो ऐसे ही आपको, जैसे किसी को बांसुरी वादक है, शहनाई वादक है, इस तरह दिया जाता है ना, आप लोग जाके देखिएगा एक बार, चीजें को कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
नीचे नीचे आ जाएंगे, देखिए दिल्ली में फिर एक नगर निगम का बजट अब अटका है। बार बार दिल्ली सरकार हमेशा, दिल्ली के जो निर्वाचित सरकार हमेशा चीज़ों को लेकर इस प्रकार से प्रभावित रहती है। तो देखिए यहाँ हुआ है क्या, इसे आप लोग को याद रखना चाहिए कि संशोधित एक्ट जो है वहाँ केंद्र सरकार के नगर निगम जो एक्ट है, उसके अनुच्छेद 109 के अनुसार यह कहता है कि अस्थायी समिति द्वारा सुझावों के जो भी होगा शामिल, उससे बदलाव के लिए 31 मार्च उससे पहले बजट पास करना होता है। अर्थात जो भी सुझाव करना है उससे संबंधित चीज़ों को तो 31 मार्च से पहले बजट प्रस्तुत कर देना है। यह अनुच्छेद 100 दिल्ली नगर निगम के अनुच्छेद 109 में यह बात की जाती है। पर अभी हाल ही में मामला कोर्ट में गया, क्योंकि अस्थायी समिति सदस्यों के चुनाव का मामला कोर्ट में लंबित है और इसका चुनाव होने वाला है 24 मार्च को इसकी सुनवाई होने में भी 24 ही मार्च को, हाँ 24 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो आपको 31 मार्च तक आपको क्या कहते हैं इसका बजट प्रस्तुत हो जाना चाहिए। पर आज है कितना तारीख, आपको 23 तारीख। तो सोच के देखिए, अभी 1 महीना समय है, इसके सुनवाई का डेट उस दिन रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मामला अगर इस तरह फंसता है तो अधिकार क्या है, अधिकार यह है कि संशोधित एक्ट में अनुच्छेद 14 ये यह स्पष्ट करता है कि एक्ट को लागू करने से में अगर कोई परेशानी हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या दूर करने के लिए केंद्र सरकार जरूरत के अनुसार एक्ट में प्रावधान कर सकती है और यह 2 वर्ष तक के लिए अधिकार केंद्र के पास होता है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि क्या यह संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से क्या अधिकार प्राप्त है केंद्र को। तो नगर निगम के क्षेत्र में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं दिल्ली में, तो थोड़ा सा आपको न्यूज में रखना है, ज़्यादा इसको चीज़ों को डीपली नहीं समझना है, बस जितना काम है उतना उससे काम निकाल लेना है। अगर प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक देखिए यहाँ पर मेट्रो में देश में पहली बार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की भरी रफ्तार, यह न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तीव्र आवागमन है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीव्र आवागमन आपको है ना समय बचाती है ना, बचाती है। तो जो भी इसके रिलेटेड पार्ट है ना उसमें तीव्रता से चीजें होती है। तो हमारे पास क्या इससे बचत होगी, संसाधनों का बचत होगा। एक चीज आप अतिरिक्त समय मिलेगा तो कार्य लोग अतिरिक्त करेंगे। तो यह जो शहरों का गैदरिंग है, अर्थात शहरों में जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा। तो जितने लोग जल्दी अपने कार्य पर पहुंचेंगे, कार्य समय अतिरिक्त मिलेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। तो दिल्ली शहर हो, जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पर आवागमन का जो है ना साधन तीव्र होना चाहिए। तो जितने भी विकसित देश देखते होंगे उसके मेट्रोपॉलिटन शहर में उसका आवागमन का साधन जो होगा, आवागमन का साधन वो तीव्र आपको नजर आता होगा। आप पूरे विश्व के मेट्रोपॉलिटन शहर का आप निकालिएगा आंकड़ा, वहां पर आपको समझ में आएगा। इसलिए कि वहां पर जो जनसंख्या का जो कार्य का मूवमेंट है ना वो तीव्र होना चाहिए। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, देश में अगर इस प्रकार से 100 किलोमीटर रफ्तार से प्रति घंटे से मेट्रो चलती है तो लोग समय पर पहुंचेंगे, जल्द पहुंचेंगे। तो जो अति भार शहरों पर रहता है ना वो कम होगा। इस फैक्टर से आपको ध्यान रखना है कि इसका लाभ क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्या जरूरी है मेट्रो जैसे शहर को, पॉलिटन जैसे हाई स्पीड ट्रेन चलाने की? मेट्रो तो चल ही रही है 80 की स्पीड से, औसत स्पीड से, ऐसी क्या जरूरत है हम 20 से 30 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड क्यों बढ़ाए? तो इसका रीजन आप ये सब बता सकते हैं और ये बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। साथ ही साथ हम आउटपुट ज़्यादा ले सके, इसके संदर्भ में भी हाई स्पीड आपको ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है मेट्रोपॉलिटन शहर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए सरकार झुक नहीं रही है, विपक्ष जो है सरकार झुक रही ना, विपक्ष, दोनों में कोई नहीं झुक रहा। बजट सत्र तो धुलना तय है। तो देखिए यहाँ 2-3 चीजें आपसे पूछा जा सकता है, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर संसद का सत्र नहीं चला है सही तरीके से, उससे हानि क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीजों को कवर करना है। तो कोई भी संसद का सत्र अगर नहीं चलता है किसी कालक्रम में, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो संसाधन लॉस होता है, उसके बाद आपको आर्थिक क्षति पहुंचती है। तीसरा, जन कल्याण से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो धरातल पर उतरने में देर होंगे।
साथ ही साथ आपको जो समस्याएं हैं संसद के पटल पर पहुंच नहीं पाएगी, जो लोगों का समस्या जो जनप्रतिनिधि लेकर जाते हैं उस पर पहुंच नहीं पाएगी, उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। देश बहुत से कार्य समस्याओं से है ना परिचित नहीं हो पाएगा। इसलिए संसद सत्र जरूर चलना चाहिए। किसी एक मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष अगर दोनों अड़ जाता है, अड़ैया लवैया रहा होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने 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 विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, अतिरिक्त शक्ति, जो इस प्रकार के रवैये का प्रयोग सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों करता है, तो ऐसे बैकलॉग आपके पास राष्ट्रपति पर समय शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य और दायित्व सौंपा जा सके। तो ध्यान रखिएगा, कार्य नहीं रुकना चाहिए। वाद हो रहा है, प्रतिवाद हो रहा है, तो संवाद के स्तर को भी लाना चाहिए। मान लीजिए पूरा सत्र ही इस मुद्दे पर समाप्त कर दिया जाएगा कि अदानी क्या है, और अदानी जबकि अदानी ने नहीं किया है, अदानी ग्रुप ने किया, और आप इसे नहीं प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं अदानी को। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कि लोकतंत्र की हत्या की बात की गई है, जो राहुल जी के द्वारा विदेश भूमि बोला गया, उसे भारतीय विपक्ष के द्वारा, भारतीय सत्ता पक्ष के द्वारा ले लिया गया है कि हाँ इसको नहीं बोलना चाहिए, इस पर अपने जवाब मांग रहे हैं। तो ये दोनों किसी भी मुद्दे को इतना नहीं उठाइए जिससे समस्या नासुर बन जाए। तो यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट संसद का क्या गतिविधि होना चाहिए, जनहित के कार्य को, गतिविधियों को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, यह मेन मुद्दा होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ और ही है। तो आपसे प्रश्न जब भी पूछेगा इसके नुकसान क्या है, तो आपको ये नुकसान जो मैं अभी कवर किया, ये नुकसान संसद के, क्योंकि बहुत आर्थिक बजट औसतन आपको औसतन है ना घंटे के हिसाब से आपको खर्चे बहुत अधिक राशि में होती है, जो संसाधनों का खपत होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहता है, पूरा सचिव से लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर सचिव से लेकर न्यूनतम अधिकारी तक उसके कार्य गतिविधि में लोग शामिल रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या के समान माना जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारतीय मानचित्र से छेड़छाड़ की तो एसओ बैठक से बाहर रहेगा पाकिस्तान, ऐसी बात इंडिया के द्वारा की गई है। और देखिए ध्यान रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन SCO जो है उसकी बैठक चल रही है, उसके विभिन्न स्तरीय बैठक होती है, जिसमें पाकिस्तान ने मानचित्र जो जारी किया, उसमें अपना जो हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र उसे अपना बताता है। उसी को लेकर चिकित्सा, स्वास्थ्य और महामारी के सैन्य बलों के योगदान विषय पर आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के प्रतिमंडलों का हिस्सा नहीं लेने दिया गया, क्योंकि उसने क्या किया कि यह मानचित्र, छेड़छाड़ वाले मानचित्र को प्रयोग कर रहा था। ऐसा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, कड़ा रुख अपनाया है। कुछ ही दिनों के बाद SCO के सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक भी होने वाली है। अब क्या निर्णय लिया जाएगा, अब क्या बैठक में भाग लेगा, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, SCO के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। मैं डेट यहाँ देना भूल गया। आपको जो टॉपिक लिखूंगा ना आज, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडेज टॉपिक, उसमें लिंक मैं डाल दूंगा, डेट डाल दूंगा, तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। और SCO की बैठक के बारे में मैं पहले ही संगठन के बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो अच्छे तरीके से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन बताइएगा, SCO संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी, SCO का वर्तमान कितने देश शामिल है, भारत कब, पाकिस्तान कब इस संगठन में शामिल हुआ है। चलिए, और नया देश कौन इसमें शामिल होने की चर्चा चल रही है, तो आप इसके भी जानकारी दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति है इसके स्टूडेंट लगातार देते हैं, विजडम एजुकेशन के लोग आप भी देने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, वरिष्ठता के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जताई चिंता। यह UPSC का GS पेपर 2 में आएगा, न्यायपालिका से संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। स्टेट PCL स्टूडेंट अपने GS पेपर में चले जाइएगा, देखिएगा। अब यहाँ बात है कि किसी मुद्दे पर लेकर कॉलेजियम की जो व्यवस्था होती है, मैं कॉलेजियम पर पहले भी न्यूज़ कवर कर चुका हूँ, लिंक आप लोगों को प्रोजेक्ट टॉपिक में कवर करवा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था है। फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज बेंच आया था, उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप हो गया पूर्णतः, और वर्तमान तक यही व्यवस्था चल रही है, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए अलग अलग पैनल बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व करता मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी करते हैं, और आपको अलग अलग तरीके से करते हैं। तो चलिए, आपको पहले कवर किया गया न्यूज। तो क्वेश्चन बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम बनेगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, और हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनेगा उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। आप इसका उत्तर दीजिएगा। वर्तमान में फर्स्ट जज बेंच क्या है, सेकेंड जज बेंच क्या है, थर्ड जज बेंच क्या है, इसकी भी चर्चा आप लोग करिएगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ बात हुआ है, कोलेजियम ने कहा है कि पहले संस्तुति नामों को रोकने को वरिष्ठता को होने वाले नुकसान गंभीर चिंता व्यक्त की है। देखिए, एक मामला है जिसमें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कोलेजियम में 31 जनवरी 2023 को नीलकंदन जज, उनको है ना जज बनाने की बात की गई है, जिनमें है ना 48 वर्ष 7 महीने उनको उम्र है। जबकि राजशेखर न्यायिक अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति अभी सिफारिश की गई है, जिनकी आयु 47 वर्ष 9 महीने की। ऐसे में नीलकंदन, जिनके नाम की सिफारिश पहले की गई थी, उनकी नियुक्ति राजशेखर से पहले होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो राजशेखर जो न्यायिक अधिकारी हैं वो नीलकंदन से जूनियर है और वह नीलकंदन से वरिष्ठ हो जाएंगे। तो यह जो डिस्प्यूट उत्पन्न होगा उस पर चिंता व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके लिए देखिए, न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर काफी समय से सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद चल रहा है। वो हमारे कानून मंत्री हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान हो, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। इस पर काफी लंबा चौड़ा विवाद पहले चला है, पिछले मंथ, जिस पर चर्चा की गई है। अब ध्यान यह रखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लागू जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश करती है और सरकार संस्तुति के लिए नाम की नियुक्ति करती है। जो संस्तुति देगा उसके आधार पर नाम तय करती है। कई बार सरकार कॉलेजियम को क्या करती है, पूर्ण विचार के लिए भेज देती है, सिफारिश को पूर्ण विचार के लिए वापस भेज देती है उस कॉलेजियम को। तो कॉलेजियम वापस आई संस्तुति पर सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करते हुए क्या करती, नए कॉलेजियम को सरकार की आपत्तियों के लिए भेज देती, दरकिनार करते हुए अपनी सिफारिश से दोहराई है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक बार आपत्ति कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो न्यायालय को भी चाहिए कि उसके लिए व्यवस्थाएं उनके पास होना चाहिए। कॉलेजियम के पास यह व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी प्रश्न उठाया गया, जिस भी वरिष्ठता के संदर्भ में या हो या किसी भी संदर्भ में हो, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए। पर क्या होता है कि पुनः क्या दरकिनार करते हुए, सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पुनः क्या किया गया, सिफारिश भेज दिया। डिस्प्यूट यही हो जाता है कि जब कॉलेजियम किसी मामले को भेजती, किसी बेंच, मान लीजिए ये बेंच आपको सिफारिश भेजी, 10 लोगों का सिफारिश भेजी, उसमें से केंद्र सरकार सिफारिश में मान लीजिए 10वें नंबर का जो व्यक्ति है उस पर कुछ डॉट्स प्रश्न क्रिएट करता है, तो फिर ये वापस जाएगा कॉलेजियम के पास। तो कॉलेजियम पूर्ण विचार करती है, तो दरकिनार करती है उन आपत्तियों को और पुनः इसी लिस्ट को भेज देगी। तो केंद्र सरकार दोबारा इसको प्रश्नचिन्ह कर देती। तो यही खेल चलता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर एक बार प्रश्न चिन्ह हो गया, कोशिश किया जाए कि इन सब चीज़ों का निपटारा बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो ये सब कॉलेजियम में ये डिस्प्यूट है, तो ये लगातार चलता है और जब तक रहेगा चलेगा भी, क्योंकि चयन और प्रक्रिया में ये आम बात है कि कैसे डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए कौन व्यवस्थाएं कैसे रूप से काम कर रही है। जो नियुक्ति होगा, पदोन्नति होगा, उसमें कुछ चीज़ों को लेकर, संवैधानिकता को लेकर, उम्र को लेकर, ये सब विवाद लगातार आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा क्या करना है, उसको कवर करना है। अब देखिए, हर ग्राम पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। आपको यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 सरकारी नीतियों से पेपर 2 में और 3 में स्वास्थ्य से संबंधित जो टॉपिक है उसमें यह न्यूज़ कवर करेगा। उससे पहले मैंने 10 सितंबर 2022 के न्यूज़ एनालिसिस में यह कवर किया जा चुका है। युक्ति आईएएस के चैनल के जो लोग हैं, जो पीडीएफ आपको परचेज किए हुए, वो क्या करना है, पीडीएफ जाके देखना है। और जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर जाकर 10 सितंबर का वीडियो देख लेंगे, तो आप दोनों से कवर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई उसको कवर करने के, जैसे आपको 2030 तक टीबी मुक्त दुनिया को रखने का प्रयास किया जा रहा है, लक्ष्य रखा गया, वैश्विक लक्ष्य तय किया गया, भारत में प्रतिबद्धता व्यक्त किया और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2025 तक इस बीमारी से मुक्त करने का
टीबी मुक्त पंचायत अभियान चला रहा है। यह आपको लगातार देखने को मिलेगा, पहले से भी चल रहा है बहुत सी चीजें, तो ध्यान रखिएगा। विश्व टीबी मुक्त टीबी दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया गया, इसका शुभारंभ। तो ध्यान रखिएगा विश्व टीबी पर किया जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विश्व टीबी जो दिवस है कब मनाया जाता है। आपको इससे पहले डी कोड सीरीज में ये सब चीजें कवर की जा चुकी है, तो जाके आप देख सकते हैं। अब पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पर साझेदारी अभियान का चलाने का निर्णय किया गया है, क्योंकि दोनों इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती मंत्रालय के सचिव जो है उनको द्वारा दिशा निर्देश संबंधी पत्र जारी किया गया है और जनहित याचिका, ये सब बात हुआ। अब फिलहाल देश में 22 लाख टीबी आपको रोगी है, यह न्यूज हुआ, आपका करेंट का न्यूज हुआ। इसमें अतिरिक्त आपको जानकारी क्या चाहिए, विस्तृत जानकारी आपको है। टीबी क्या होता है, तो रोग बैक्टीरिया या क्षय रोग बैक्टीरिया है, जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको ध्यान रखिए कारण होता है, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी प्रभावित करता है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। टीबी संक्रमण के लोग हैं जिसमें आपको एक व्यक्ति खांसी, छींकने और थूकने के दौरान हवा के माध्यम से यह संक्रमित होता है, तो यह संक्रमित बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें व्यक्ति बलगम और खून के खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी या बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं। टीबी का आपको चीजें यहाँ पर होगा। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे आपको ध्यान रखिएगा, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका शुभारंभ कब होगा, 24 मार्च को, अर्थात कल होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आपको 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस लक्ष्य को 2035 तक क्या करना है, पहले रखा था वाली मौतों को 95% घटा कर दिया जाना, जबकि टीबी के मामलों में 90% कम करने का दिया है। नया डाटा ये आया है 2030 तक का लक्ष्य, ध्यान रखिएगा। ये पिछले वर्ष का डाटा इसलिए मैं दिया हूँ कि आप तुलना कर सकिए किसी चीज को। जैसे पहले लक्ष्य क्या रखा था, 2022 का लक्ष्य था कि 2035 तक टीबी में से होने वाले 95% मौत को घटाना है और टीबी के मामलों 90% तक कम करना है। यहाँ पर पूर्णतः मुक्त टीबी मुक्त देश विश्व बनाना है 2030 तक। तो आंकड़े आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 के बेसिल कैलेमेट ग्यूरिन BCG वैक्सीन। याद रखिएगा, BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया था, जिसमें वर्तमान में टीबी रोकथाम हेतु उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा BCG एकमात्र टीबी वैक्सीन है जिससे आपको टीबी के निदान के लिए आपको वैक्सीन के तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी 2021 से आपको चीजें याद रखनी। नोट यहाँ याद रखना, इंडिया टीबी तपेदिक रिपोर्ट 2022 आया था, जिसे याद रखिएगा कौन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जारी किया गया। तो अब वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तुलना में 2021 की तुलना में टीबी के मामलों में 29% की तेज वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि आपको चीजें देखने को मिलेगा 2021-22 किस दौर से गुजर रहा था, सॉरी 21 में आया है आपको 20-21 का दौर, 20-21 का दौर आपको किस दौर से गुजर रहा था, कोरोना काल से गुजरा। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, तेज वृद्धि हुई है, क्योंकि नियंत्रण लोग क्या पर थे, कोरोना मुक्त करने में, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट के स्तर पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। ये चीज आंकड़े में ध्यान रखिएगा, पर उससे पहले के आंकड़े कहीं बेहतर थे, सुधर रहे थे। याद रखिए 2021 के दौरान जो अधिसूचित टीबी रोग है, कुल संख्या कितना है, 19 लाख थी, जबकि 2020 में 16 लाख थी। आंकड़े ध्यान रखिएगा, कोरोना काल के वजह से ये सब चीजें आपको हुई। 2019 में 2020 के बीच में यह 11% की वृद्धि हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है आंकड़े को। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 याद रखना है, क्योंकि यह लास्ट आपको ताजा रिपोर्ट है। WHO के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 21 के अनुसार 2019 में भारत 24 लाख मामलों में, तुलना में 2020 में 18 लाख मामले दर्ज किए गए। ध्यान रखिएगा, 18 लाख मामले दर्ज किए गए। इस रोग के वैश्विक बोझ का लगभग 1/4 वहन भारत करता है। लगभग 25% जितना भी विश्व में टीबी है, उस टीबी पेशेंट है आपको भारत में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। अब इसका टीबी केस मृत्यु दर जो है, केस फैटिलिटी रेशियो CFR जिसे बोलते हैं, 2019 में आपको ध्यान रखिएगा 17 से बढ़कर 2020 में 20% हो गया है। अब नोट याद रखना है क्या, कि 2016 से 2025 तक वैश्विक जो टीबी लक्ष्य है 30 तक, 5 वर्ष पूर्व
टीबी उन्मूलन के मिशन का मोड पर रखा गया है 2016 से 2025 तक। मिशन मोड चल रहा है अभी, तो आपसे कभी प्रश्न पूछ सकता है 2016 से 25 का टीबी कौन सा अभियान चल रहा है, तो मिशन मोड अभियान चलाया जा रहा है टीबी वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त रोग निपटने के लिए बजट के 4 गुना वृद्धि, एक रोगी जो केंद्रित राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। याद रखिएगा, भारत ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा पर्याप्त प्रगति की है। यह आंकड़े आपको ध्यान रखना है, यह चीजें बताई गई। सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, तो ये भी आप लोग को याद होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार द्वारा टीबी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार में जुड़े जिला टीबी मॉडल केंद्र के रूप में की गई थी। अब 1978 में बीसीजी टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम संशोधित कर टीबी नियंत्रण राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आपको रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे RNTCP कहा गया, के अंतर्गत 2005 तक पूरे देश में कवर किया गया था। अर्थात 2005 तक पूरे देश में यह कार्यक्रम चालू हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद 1997 में संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उसका डॉट्स पद्धति शामिल किया गया, जिसमें दवाओं को दिया जाता है निश्चित समय अंतराल के दौरान, जिसको 2005 तक पूरे देश में कवर कर दिया। ये डॉट्स आपसे पूछ सकता है, डॉट्स किससे संबंधित है, तो टीबी रोग, क्षय रोग के संतुलन को स्थापित करने के लिए इस सब चीजों को कवर करना है। डॉट्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कर्सर से इसको याद रखना है। डॉट्स जिसे हम लोग बोलते हैं DOTS, डॉट्स बोलते हैं इसे ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से टीबी रोगों का इलाज किया जाता है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्तर पर टीबी को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, दिन में आपको एक दिन छोड़कर एक हफ्ते में 3 डॉट्स कार्यकर्ताओं के द्वारा दवाई सेवन कराया जाता है। ये भी अन्य अर्थात एक समांतराल के बाद कराई जाती है। 2006 से 2011 तक संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आपको दूसरे चरण में गुणवत्ता के लिए सेवाओं के पहुंच सुधार करने के लिए टीबी संशोधित मामलों की जानकारी देती है, लक्ष्य निर्धारित करता है। अब इतना सरकार के द्वारा काम किया गया। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 2030 तक विश्व टीबी तपेदिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी मैंने बताया आपको। वर्तमान में भारत सरकार 2025 तक यह लक्ष्य रखा है, इससे क्षय रोग खत्म करने का प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, केंद्र टीबी उपचार के लिए 4.5 लाख अधिक डॉट सेंटर देश में हर गांव में खोला जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो यह आंकड़ा आपको निश्चय पोषण योजना भी याद रखना है किया है। इसके माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, निश्चय पोषण योजना। इसके अतिरिक्त आपको नोट याद रखना, 3T याद रखना है। 3T क्या कहने का अर्थ क्या है, टेस्ट है, ट्रीटमेंट है और ट्रैक है। अर्थात टेस्ट हमको करना है, ट्रीट करना है, उसके कैसे करना है, उस व्यक्ति को ट्रैक करना है। अर्थात 3T याद रखना है, 3T, एक सेकेंड, 3T याद रखना है। एक से हम ट्रैक करेंगे, एक से ट्रीट करेंगे और एक से हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। 3T आपको याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इतना टीबी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, और भी बातें बहुत सी चीजें होंगी जो समय के साथ जुड़ता चला जाएगा। फिलहाल इतना आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए टीबी मुक्त प्रशासन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अनुच्छेद 370 बहाल होगा तो विधानसभा चुनाव लड़ेगी मुफ्ती महबूबा जी। तो ध्यान रखिए, पूर्व जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इनके द्वारा बोला गया है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के PDP के जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, याद रखिएगा, इनका क्या है कहना है, क्या जम्मू कश्मीर जब तक 370 नहीं हटेगा ना, बहाल नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं, यह स्वयं बोल रहे मुक्तापूर्ण निर्णय हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा मेरे लिए भावनात्मक है। क्यों भावनात्मक है, क्योंकि यहाँ पर दो संविधान था। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है, जब हम बैठेंगे तभी इस बात का सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ बात की गई है। जम्मू कश्मीर 2 संविधान थे, एक भारत का और एक दूसरा जम्मू कश्मीर का संविधान था। एक समय 2 झंडे थे, इसलिए मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा था। तो सोच के देखिएगा इनके विचारों में किस प्रकार सा विरोधाभास नजर आता है। बाकी चीजें स्पष्ट है, क्या अब अनुच्छेद 370 हटना पॉसिबल है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा।
अब वर्तमान सरकार जब तक है ये नहीं करेगी, हालांकि अगली सरकार आई वो क्या कर सकती है इसका कोई गारंटी तो नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से माहौल बना है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, लोग वहां से उभर कर सामने आए, राष्ट्रीय स्तर पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो आपको खिलाड़ी हो या बहुत से ऐसे पुरस्कार है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुआ है, बहुत से ऐसे डेलीगेशन है वो वैश्विक तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग नेतृत्व किए हैं। तो लोगों में क्या हुआ है कि लोगों में विश्वास विकास पे मानव को हुआ को लेकर हुआ है, लोकतंत्र पर थोड़ा विश्वास हुआ है। जनता इसे कैसे कैसे मैनेज करेगी, कैसे इसको अपनाएगी, या जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसी समय समझ में आएगा चीजों को लेकर। हालांकि देखिए मीडिया क्या कहता है, मीडिया क्या कहता है, हम और आपके पास क्या न्यूज आउटपुट के तौर पर आता है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह हो सकता है कोई पार्टी किसी 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 पार्टी के द्वारा, किसी खास मीडिया हाउस के द्वारा ये पुट भी किया जा सकता है ना, क्योंकि हम धरातल पर जाके देख नहीं रहे, बस कि न्यूज में जो चीजें आती है वही हम लोग देखते हैं ना। पर इसका हम एग्जामिनिंग कब करेंगे, जब विधानसभा चुनाव होगा और वहां पर किस प्रकार से लोग अपना रिएक्शन देंगे, उसके बाद आउटपुट क्या आ गया, उस दिन ही तय पता चलेगा कि वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है। क्योंकि न्यूज और जो चीजें हैं आपको देखने में मिलता होगा हमेशा सरकार के पक्ष में ही कार्य करती है ना। जो भी मीडिया हाउसेज है सरकार के पक्ष में, क्योंकि वो हमेशा कोई भी मीडिया हाउस सरकार के पक्ष में रहकर कार्य करना पसंद करती है, क्योंकि उसका आउटपुट उसे ज़्यादा मिल सके। कुछ मीडिया जो सरकार के विरोध में बोलती है तो उसे इस तरीके से भी समझने की जरूरत है कि क्या यह वास्तविक रूप से यह धरातल पर जो चीज़ें वो प्रस्तुत कर पा रही है। हो सकता है नेगेटिव न्यूज के चक्कर में लोग सरकार के उन कार्यों को भी नेगलेक्ट करते होंगे। तो हम तभी समझेंगे बेहतर तरीके से जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है वैसे जम्मू कश्मीर में हो, तो लोग रिएक्शन क्या देते हैं, विकास पर चुनाव वोट देते हैं या अपने 370 आर्टिकल का जो मुद्दा है उस पर चुनाव वोट देते हैं। जिस दिन यह चुनाव होगा उसका रिजल्ट आएगा, उसी दिन हम लोग तय करेंगे कि वास्तविक रूप से क्या हुआ। अगर विकास पर लोग वोट देंगे तो मानिएगा आप लोग कि हाँ वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर विवाद हुआ, 370 नासूर तरीके से देश जम्मू कश्मीर के जनता को प्रताड़ित कर रही थी। तो जो इनका विचारधारा या इनके जैसे लोगों का विचारधारा जो है जम्मू कश्मीर में वो खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद यह कभी भी समझ के देखिएगा, विकास के नाम पर जब वोट मिलकर एक सत्ता चुनी जाएगी ना, विधानसभा के लोग चुने जाएंगे, तो दोबारा कभी भी है ना 370 का मुद्दा नहीं उठेगा, याद रखिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे स्थिति क्या है। अभी बहुत से हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, पर वास्तविक धरातल पर तभी पता चलेगा जब चुनाव होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आगे देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर कोरोना टीकाकरण ठप है। अभी देश में कोरोना की पुनः लहर हुई, मीटिंग प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो देखिए देश में हालात क्या है मैनेजमेंट के स्तर पर, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। यही वजह है कि इससे चिंतित होकर प्रधानमंत्री बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा कई स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा बैठक की है। ये तो चलिए ठीक है। उसके बाद पता चला कि कुछ राज्यों में टीकाकरण लगभग ठप है और कुछ राज्यों में एक ही तरह के वैक्सीन लग रहे हैं, कुछ ही राज्यों में नियमित टीकाकरण रद्द कर दिया गया, टीकाकरण कर रहे हैं कुछ राज्य जो है नियमित टीकाकरण हो रहा है। तो यह मैनेजमेंट के स्तर पर आपको चीजें देखने को मिली है, जल्द से जल्द इसे सुधारने का प्रयास किया जाए। सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि किन किन राज्यों में यह स्थिति है। तो याद रखना चंडीगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा जिसमें सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, कभी कहीं पुट करना होगा मैनेजमेंट के स्तर पर तो आप इसे पुट कर सकते हैं इन डाटा को। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे, चिंता बढ़ाती रूस और चीन का मित्रता, भारत के संदर्भ में वैश्विक संदर्भ में भी कि जो पश्चिमी देश है कैसे इस चीज़ को आप चीन और रूस की मित्रता को लेकर, यूक्रेन के मुद्दे पर लेकर कैसे नेगलेक्ट करता, कैसे रिएक्ट करता है, यह देखने वाली जरूरी बात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए, वहाँ पर वहीं जापान के जो प्रधानमंत्री टोकियोमो किसेदो, यह आपको यूक्रेन यात्रा से यह ध्रुवीकरण और मुख्यता से यह बात रेखांकित की है। तो यह सब चीज़ें अपडेट हुई है। अब याद रखिए चीन इतना क्यों
उतावला है इस मामले को लेकर। तो अभी हाल ही में उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने में सफलता प्राप्त किया है। तो उसके लिए चीन है पश्चिमी एशिया के बाद इस सिलसिले को लेकर यूरेशिया में भी अपना दोहराकरण वैश्विक नेतृत्व के मोर्चे पर अपने साख और दावे की मजबूती देना चाहता है, दावा करना चाहता है। इसलिए रूस में जाके बातें नेगोशिएशन कर रहा है, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहा है ताकि चीज़ों को सही किया जा सके। अर्थात वैश्विक नेता बनने के फिराक में है चीन, यहाँ सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो बात यह है कि एशिया की राजनीति अमेरिका की वजह से एक रिक्तता की स्थिति आई है और रियाद तेहरान समझौता जो हुआ है मुख्य रूप से कूटनीतिक रिश्तों को फिर से शुरू करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मामला इसलिए ज़्यादा और भी गंभीर हो समझ में आएगा कि चीन शांति प्रस्ताव के कई प्रावधान ऐसे जिन्हें यूक्रेन के साथ किसी भी संघर्ष विराम का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन यह पश्चिमी देशों के क्यों पर निर्भर करेगा कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। यह कहा गया है कि शांति की वार्ता रणभूमि के वास्तविकता निर्धारित होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात है। अब भारतीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है कि यह चीन जो रूस है, चीन रूस जो गठजोड़ बन रहा है पास आ रहे हैं, तो इससे क्या लाभ और क्या हानि होगी। तो दो तीन चीज़ें देखिएगा। इसी मामले में जब चीन गया वहाँ बातें की गई तो देखिए विरोध प्रदर्शन हुआ अर्थात कुछ अमेरिकी जो प्रवक्ता है उनके द्वारा बोला गया कि चीन ऐसी मंशा रखता है तो उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि नाटो या तो अमेरिकी नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास माना जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिस्प्यूट के क्षेत्र बढ़ेंगे वैश्विक नेतृत्व को लेकर। फिर विश्व के दो ध्रुवीय विश्व के तौर पर देखने को मिल रहा है पूरा विश्व, जहाँ पे एक अमेरिकी समर्थित होंगे और दूसरा एक रूस और चीन समर्थित देश होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर इसके पास यही समस्या उत्पन्न होने वाली कुछ समय के बाद, ये आपको ध्यान, उसमें भारत किस स्थिति में होगा यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात होगी, रूस के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं पर चीन के साथ बेहतर नहीं है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अभी बेहतर दौर के चीज़ों को लेकर है। यूरोपियन कंट्री कई देशों के साथ भारत के मुद्दे बेहतर हैं, पर वास्तविक रूप से हम अंतिम रूप से उस पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब भी इस प्रकार के द्विध्रुवीय विश्व जब भी होगा, वहाँ भारत है ना न्यूट्रल भूमिका अपनाएगा। जैसे तटस्थ रख हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए तो वैसे ही रहेंगे, पर भारतीय हित प्रभावित होंगे इससे जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, रसिया हो या तो अमेरिका हो, दोनों डिस्प्यूट जब होगा तो यहाँ पर भारत के हित हमेशा प्रभावित रहे हैं उस दौर में। फिर भी उसके लिए हम लोग अब विकल्प दूसरे तलाशे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत सी चीज़ों को कवर करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में आपको यही समझ में आएगा। इस आर्टिकल को आप लोग अंडरलाइन जितना किया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको इवनिंग में सेंड कर दिया जाता है। फिलहाल इस आर्टिकल को अपने पेपर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किशिदा के भारत यात्रा का महत्व क्या है। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा महत्व के तौर पर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, उसको पहले समझ लेते हैं। न्यूज़ में क्या बोला गया है, इसमें विमर्श जो किया गया उसमें क्या बातें की गई है। भारत जापान वैश्विक सामरिक और वैश्विक साझेदारी के तौर पर अद्भुत प्रगति देखने को मिली। इधर 10 से 15 वर्षों में जापान है ना भारत पर बहुत विश्वास कर रहा है, भारत जापान पर विश्वास कर रहा है। तो यह जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में जापान भारत के बीच जो मजबूत हुए, जापान के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, याद रखिएगा शिंजो एबे का हाल ही में मृत्यु हुआ पिछले साल। उनके एक सभा में उनको गोली मार दी गई थी। तो व्यक्तिगत रूप से हिंद प्रशांत विजन को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिस पर भारत ने राजी हुआ। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ बात रखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जापान के पूर्व जो शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, 2016 में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन प्रमोशन किया, जो आपको हिंद प्रशांत शांति व्यवस्था बराबरी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, जापान और भारत के बीच सहयोग का एक बड़ा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि वर्तमान जो ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यह आपको इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है कि कैसे भारत और जापान इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। जापान हाल ही में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जापान ने भारत के साथ दिया, भारत ने उनको साथ दिया। जब भी चीन आक्रामकता की नीति की बात होती है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात होती है, भारत और जापान साथ होता दिखता है। उसमें जो चीज़ें हैं आपको समझने की जरूरत है, वो
आपको बुलेट ट्रेन परियोजना की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो तो जापान हमेशा भारत का सहयोग किया है। और वैश्विक नेतृत्व के तौर पर हम देखते हैं तो जापान अमेरिका समर्थित योजनाओं को लागू करता है, उसको उसी के संदर्भ में चीज़ों को कवर करता है, क्योंकि अमेरिकी जो जापानी जो नीतियां हैं अमेरिका समर्थित चीज़ों को कवर करता है अधिक। तो हम अमेरिका के साथ भी बेहतर रिश्ते को अपनाए हुए, तो ध्यान रखिए जब भी कूटनीतिक और रणनीतिक बात की जाएगी भू आकृति के संदर्भ में, तो जापान इसी संदर्भ से हमारे साथ होगा जब तक चाइना में चीन के द्वारा दक्षिणी चीनी सागर में डिस्प्यूट का क्षेत्र बनाए रखेगा। तो इसलिए भारत के साथ जापान के रिश्ते और भी आने वाले समय में प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो इसको ध्यान में रखने की बात है। अब बिहार स्टूडेंट के स्टूडेंट क्या करेंगे, राजनीतिक आत्मबल के धनी थे आपको राम मनोहर लोहिया, तो उनका एक लेख आया है अभिषेक रंजन सिंह के द्वारा राम मनोहर रिसर्च फाउंडेशन की तौर से। तो ये लेख बीपीएससी के एस्पिरेंट आपको याद रखना है। 113वीं जयंती आपको आज है, तो उसके लिए नैतिकता से निपटने के दौर में डॉक्टर लोहिया के याद करना आत्मबल देने वाला है। जो यह कॉन्सेप्ट है उनका कि कैसे शासन प्रशासन, कैसे हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, समाजवाद को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो गंभीर उच्चतम न्यायालय के जो पत्र मिलते हुए उच्चतम न्यायालय प्रत्यक्षीकरण याचिका जो उनके द्वारा दी गई थी वो कैसे काम किया था, ये सब मुद्दे पर है ना। आप इस लेख को बीपीएससी एस्पिरेंट जरूर पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें है ना आपको आगे कभी न्यूज़ होगा, जब बीपीएससी का एग्जाम होगा उस समय विचारकों की जो चर्चा की जाएगी ना, उसमें मैं कवर करूँगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आगे देखिए, रिलायंस के जो मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर आदमी हुए हैं। आपको M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया गया, उसके अनुसार 2023 में एशिया के सबसे धनी आदमी साथ आपको 9वें सबसे अमीर आदमी बने अंबानी, मुकेश अंबानी। वहीं गौतम अडानी आपको अपना जो आपको 60 वर्षीय जो गौतम अडानी उनके 28 अरब डॉलर कम हो गए, 53 अरब डॉलर पहुंच गया और दुनिया के धनी व्यक्तियों सूची में 23वें स्थान पर आ गए। इनका विवाद हिंडनबर्ग विवाद हुआ था, उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो अडानी दूसरे सबसे अमीर एशियाई आदमी का खिताब खो चुके हैं। ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो इस लिस्ट में ध्यान रखिए साइरस पूनावाला एकमात्र ऐसे भारतीय जिनका है ना 46वां रैंक मिला, जिनकी संपत्ति 27 अरब डॉलर है। जो है ना आपको क्या है कि उनका पॉजिटिव यानी वृद्धि हुआ उनके कारोबार में और उनके संपत्ति में 4% वृद्धि हुई। बाकी जबकि 100 लोगों की सूची में सभी लोगों का है ना भारतीय जो अरबपति उनकी संपत्ति में गिरावट हुई है, ध्यान रखिएगा। बस क्या है पूनावाला का संपत्ति में वृद्धि हुआ है। अब पूनावाला क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उनको जाना जा रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोरोना काल में इनका नाम बहुत चर्चा में था, तो आप लोग इसके लिए बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, वही विश्व में वह बदलाव हो रहा है जो 100 वर्षों में नहीं हुआ है। तो यह चीन जो रूस के राष्ट्रपति और चीन के जो राष्ट्रपति दोनों मिले हैं, चीन के राष्ट्रपति गए हुए हैं रूस में, तो उसके बात आते वक्त ये बातें की गई है। इसी पर क्या किया रूस आपको व्हाइट हाउस का प्रतिक्रिया आया, दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, अमेरिका और नाटो का प्रभाव करने खपना कम करने के संदर्भ में बातें की गई है। अर्थात नाटो या समर्थित अमेरिकी नीति के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको सक्षम से ये लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ऐसी बात इससे झलक रही है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 24 फरवरी से आपको यूक्रेन और रूस का हमला शुरू हुआ है, तो जिसमें विश्व इतिहास सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं खुद को दर्ज किया। लगातार इतना लंबा युद्ध चल रहा है और नाटो इधर से सहयोग कर रहा है, उधर से रूस को अपना समर्थन प्राप्त है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आंकड़े आपको 2012 से चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग अपने पहले विदेशी दौरे पर रूस ही गए थे और मार्च 2013 में मास्को पहुंचे। चीन हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहले जो आर्टिकल में चीज़ें कवर की जा चुकी है, तो उसे आप लोग देखिएगा। अब दुनिया के 26% आबादी स्वच्छ पेयजल संकट का सामना करे, ये भी आंकड़ा आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, विश्व जल विकास रिपोर्ट आया है जिसमें ये बातें की गई है। दुनिया में 2030 तक दुनिया के सभी लोग को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता का लक्ष्य काफ़ी दूर नजर आता है, क्योंकि आंकड़े यह बता रहे हैं कि 600 अरब डॉलर प्रति वर्ष, 1 करोड़ डॉलर इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। ये सब बातें की जा रही, पर हम आंकड़े तो बना लेते हैं, आंकड़े प्रस्तुत तो कर देते हैं 2030 तक हमें प्राप्त करना है, पर उसके लिए धरातल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। इस आंकड़े को, इस रिपोर्ट को आप लोग देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है
4 वर्ष बाद वनडे सीरीज में हारी भारतीय, तो ये आपको थोड़ा-सा पीटी फैक्ट के तौर पर स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम में या तो और भी वनडे एग्ज़ाम होता है, वहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके नीचे एक न्यूज़ शायद है, मे बी यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ जो बात कर रहा था यहाँ देखिए, सिद्दी आदिवासी समाज हीराबाई बेन ने फैलाई झोली। तो देखिए जब किसी उन तबकों को पुरस्कार मिलता है ना, तबकों को जो वास्तविक रूप से समाज का है ना, समाज का नेतृत्व कर रही है, तो जब उसे पुरस्कार मिलता है तो वो कृतज्ञ हो जाता है किसी के प्रति। कृतज्ञ कहने का मतलब है ना, पद की गरिमा नहीं देखता है, पद कौन सा है, उसके बाद मानवीय स्वभाव के तौर पर जुड़ना चाहता है, यह कृतज्ञता कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जाके मानवीय स्वभाव के तौर पर मिलना चाहता है। और उसके लिए देखिए वो आचरण व्यवहार इस प्रकार से करेगा कि जैसे ना कि आप उसे क्या दे दिए हैं। पुरस्कार पाना बड़ी बात नहीं है, पर पुरस्कार किन लोगों को प्राप्त हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि जो सिद्धी सिद्धी आदिवासी है, गुजरात के सिद्धी आदिवासी है, पद्मश्री सम्मान दिया गया, बुलाया गया और भावुक होकर पहले प्रधानमंत्री के सामने पहुंची और झोली फैलाते हुए क्या कहे, कभी किसी ने सिद्धि की ओर देखा तक नहीं था, लेकिन आपने बिन मांगे झोली भर दी। पहली बार देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी है तो महिला। तो याद रखिएगा इनके द्वारा क्या किया गया कि शायद इसी नाते हीरबाई जो इतनी भावुक हो गई और अब प्रोटोकॉल को परवाह नहीं करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू के गले लगने की कोशिश की और कंधे को सहलाया। तो सोच के देखिए, कोई आम व्यक्ति राष्ट्रपति पर राष्ट्र के प्रमुख के पास जाकर प्रोटोकॉल तोड़कर अगर उसके कंधे पर हाथ फहरा रहे, तो इसका मतलब यह समझिए कि उसमें इस समुदाय के संदर्भ में कैसे कृतज्ञता जताई है कि उसे लगा कि नहीं आपने हमें पुरस्कार दे दिया, अर्थात मेरे पूरे समुदाय को आपने दे दिया। तो एक आशीर्वाद स्वरूप ये चीज़ें कटसी होती है, मेंटेन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, भावुकता के प्रश्न आपको हमेशा प्रश्न होने चाहिए आपके अंदर, कृतज्ञता आपके अंदर होनी चाहिए और पुरस्कारों का वितरण होना चाहिए किनके लिए, उनके लिए जो वास्तविक तौर पर इस आपको आम समुदाय, आम जनों से जुड़े हुए लोग, क्योंकि समाज को पॉजिटिव मैसेज इससे जाता है और भी लोग इससे प्रभावित होकर इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो चलिए इसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिएगा इनका, तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाइए। फिर कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप युक्ति इस चैनल पर जाकर जो प्रीवियस वीडियो उसको देख सकते हैं, जो डेट दिया गया है, और आपको टुडेज लिस्ट में, आपको टॉपिक लिस्ट में मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।